कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के सबसे ऊपरी पार्ट पे पाया जाता है जो प्रोटेक्शन का कार्य करता है ना। ये सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा। यदि हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर लें यार, तीसरे पॉइंट की तरफ से क्या हो जाएगा जरा देखना, एनालाइज द इनसाइड द ऑल कैविटीज सच एज दोज ऑफ द माउथ, थ्रोट, स्टमक, इंटेस्टाइन, विंड पाइप एंड द लंग्स। देखो जो हमारा ना यार एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये ज़्यादातर हमारे बॉडी के कौन सा अंग, कौन सा ऑर्गन बनता है बेटा, माउथ, थ्रोट, स्टमक, इंटेस्टाइन, विंड पाइप एंड लंग्स। ठीक है, ये हमारी जो ऑर्गन देख रहे हो, ये ऑर्गन्स हमारे एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, ये तीसरा मेजर पॉइंट हो गए। आपने इसको नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, चौथा पॉइंट वो बच्चा लिखा है तो उसमें बक्कल कैविटी बस यूज़ किया है। देखो कहीं लिखे हो ना बक्कल कैविटी, याद आ रही है, देखो हाँ लिखे हो ना, तो वो आपने लिखा है। यहाँ से आप लिख के आए हो, कैविटीज जब पढ़ा होगा कहीं तो बक्कल कैविटी आपने कहीं नोट डाउन किया होगा, है ना। चलो आगे बाबू देख लो सब लोग। और क्या लिख सकते थे इसमें जरा ध्यान देना। ठीक है, देखो ये वाला तो सबको लिखना ही चाहिए था, सबको लिखना चाहिए था कि द एपिथेलियम सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये सबको लिखना चाहिए था, सिर्फ एक बच्चे लिखी है टाइटली पैक्ड होती है। और मतलब टाइटली पैक्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आपका नहीं पाया जाएगा, है ना। यदि आप नहीं, कोई ज़रूरी नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग एक स्टेटमेंट बना के याद कर रहे हैं। जो भी जहाँ कोई भी बॉडी कैविटी होता है वो सारा एपिथेलियम। हाँ ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा बाबू, अच्छा बताओ, द एपिथेलियम टी सेल्स आर टाइटली पैक्ड, यदि आप लोग इसको लिख रहे हो तो क्या हम लोग एक अलग से पॉइंट अपने लिए नहीं बना सकते हैं क्या यार, कि इनके पास क्या है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस नहीं होगा। सही बात है ना। चलो बेटा ये हमारे पास हो गई। ठीक है, अच्छा आगे चलना। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें से हम लोग ये ले सकते थे, बस इतना आपके पास इनफ था यार। हाँ एक चीज़ और लिख सकते थे कि एपिथेलियम टिश्यू आर मेड अप ऑफ टू है ना, कैसे टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। कौन कौन से बेटा याद करना, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर। बस ये आप इतना लिख देते तो एपिथेलियम टिश्यू आपका बन के तैयार हो जाता। बहुत अच्छा खासा आप नंबर इसमें आराम से पा सकते थे। हाँ कोलेजन फाइबर है बाबू, ये आप ध्यान दीजिए। देखो बिल्कुल ठीक है। अब बाबू जरा देखो इनके फंक्शंस की बात कर लोगे तो आप लोग लिख सकते थे यार, प्रोटेक्शन है ना, ये सारी चीज़ें लिख सकते थे। मैकेनिकल इंजरी के लिए बचाता है, बाहरी चोटों से बचाता है, मैंने सारी चीज़ें बताया था आप लोगों को, है ना। अब हम आपको जो बता रहे हैं उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है आज की क्लास को ना पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, टाइप्स आपके चार हैं, कॉलमनर, ट्यूबराइडल, सिलेक्टेड, ग्रैंडुलर और स्ट्रेटिफाइड्स। ठीक है, इनकी बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, इनको आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, या फिर कभी समय मिलेगा खूब अच्छे से तो मैं इनके ऊपर चर्चा करूँगा। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। हम लोग आ रहे हैं सीधे कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है ना, मैं सीधे किस पे आ रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यू पे, क्योंकि थोड़ा सा इधर टाइम को लेकर के हम आपको परेशान हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेने का प्रयास कर रहा हूँ। कई समय मिलेगा तो आपको बता दूंगा कि देखो अब यदि हम लोग इसके में सिर्फ फिल्म की बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, देखो इट लाइन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द एल्वेओली ऑफ लंग्स, नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी एंड इंटरनल ईयर। कहीं ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, कहीं मौका मिलेगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू मैंने बता दिया उसके क्या कार्य होते हैं, बोलोगे नहीं ना, कहीं नहीं बोलोगे ना, जितना मैंने बताया है बाबू उसको कर लेना। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे एग्ज़ाम के लिए ना, चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी करो, यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, मेडिकल स्टेनोग्राफर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस कनेक्टिव टिश्यू क्वेश्चन भर भर के पूछा है। मैं कह रहा हूँ ना भर भर के पूछा है, तो अब मैं भर भर के बताता भी हूँ। ठीक है, और देखो इधर सब लोग, देखो बाबू पहला सबसे बढ़िया बाबू। ठीक है, क्या लिखा है,
इसके नाम से आपको पता चलना चाहिए, ठीक है, आपके नाम से इसके पता चलना चाहिए। वो क्या चीज़, ये कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब पता है होना चाहिए वो क्या चीज़ कनेक्ट करता होगा, किसी भी ऑर्गन को लेके क्या करता होगा, कनेक्ट करता होगा। दो ऑर्गन्स हमारे पास हैं और दोनों ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का बेचारा ये कार्य करता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी किसी एक पार्ट में पाया जाता है? नहीं बेटा, हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में पाया जाता है। यदि किसी पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू मालूम ना नहीं रहेगी ना, तो आप एक काम करोगे पता है, बैठे बैठे रहोगे, कुछ कर ना पाओगे। मैं आपको बताया था कई सारी चीज़ें, बताओ ब्लड के बारे में बताया था किसी दिन, नहीं बताया था ना ब्लड के बारे में। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें बताता हूँ ब्लड को लेकर के। वैसे ब्लड के दिया होगा, दिया ब्लड इसमें पढ़ी हो, चलो नीचे दिया तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान देना। न्यू पेज लेना तो कहाँ से आऊँ, ये वाला, चलो देखो वो सब लोग, यहाँ पे मैं ब्लड को लेके जितनी बातें बता रहा हूँ खूब ध्यान से, 10 मेजर पॉइंट हैं और 10 पॉइंट मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। देखो अब पहला पॉइंट नंबर पहला, मैं ब्लड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस ब्लड के बारे में पहला पॉइंट बेटा याद करना, क्या चीज़, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, इस ब्लड को लेके पहला पॉइंट कि जो हमारी ब्लड है ना, एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड हमारी एक प्रकार की कौन सी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। पहला पॉइंट सही बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब कैसे की बात कर लें तो बाबू देखो, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के हर एक भाग में होता है ना। यदि कहीं ऐसा हो जाए ब्लड का सर्कुलेशन ना हो तो बताओ क्या दोनों ऑर्गन्स आपके अच्छे से कार्य करेंगे? नहीं ना। तो दो ऑर्गन्स को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है ना। चलो ये बात ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट वो ये देखो, ये जीएस को लेकर के क्वेश्चन है, पूरा पॉइंट याद करना। जो ब्लड होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? कई बार एग्जाम में पूछा है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है बताओ बैठे बैठे। 7.4 होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी की होती है? 7.4 होता है, ठीक है। अच्छा, यदि 7.4 होता है इसका मतलब तो ये है ना, ये बेस है ना, ये बेस है ना। चलो आगे चलना हो बेटा। तीसरा पॉइंट, ये जो ब्लड देखते हो ना यार सब लोग, ब्लड, इस ब्लड को लेके यदि मैं एक पॉइंट और बताऊँ आप लोगों को तो ये ध्यान देना बाबू सब लोग। ब्लड सबसे पहले बनता कहाँ है? हमारे बॉडी में सबसे पहले ब्लड कहाँ बनता है? इस बात का ध्यान देना, जब हम लोग ना माँ के गर्भ में होते हैं, माँ की एम्ब्रियो में रहते हैं, माँ के गर्भ में जब हम पल रहे होते हैं, है ना, तो उस टाइम ब्लड बनता है एक एम्ब्रियो वाले भाग में, उसका नाम होता है यॉल्क सैक। यॉल्क सैक, तो यॉल्क सैक वो ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड सबसे पहले बनती है, जहाँ पे ब्लड आपकी क्या होती है? सबसे पहले बनती है। ये तीसरी पॉइंट थी। उम्मीद है कि तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुका, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद ना जो हमारी ब्लड होती है, उसके बाद जो ये ब्लड होती है ये कहाँ बनती है बेटा? ठीक है, बोन मैरो में। क्या चीज़? बोन मैरो लिखोगे, कभी नहीं आएगा, तो कभी नहीं आएगा। यदि आएगा तो तीसरा ऑप्शन बोथ दिया रहेगा, ए एंड बी बोथ, है ना। इस बात का ध्यान देना। लीवर बताया था मैंने, ठीक है, मैं लीवर बताया था, ठीक है। तो बोन मैरो, ये आप 4 पॉइंट बताना सब लोग। बोन मैरो आप खाते भी हो, मैं बताया भी था एक बार, है ना। चलो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट इस बात का ध्यान देना, वो क्या चीज़? जो ब्लड होता है ना, ब्लड कहीं ना कहीं क्या होता है? मरता भी है ना। ब्लड कहीं मरता भी है, तो ब्लड कहाँ मरता है बताओ? स्प्लीन में। कहाँ मरती है बाबू? तो स्प्लीन में मरती है, स्प्लीन में मरती है। और स्प्लीन में जब ब्लड मरती है, इसलिए रक्त का कब्रिस्तान, रक्त का, ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इस स्प्लीन को कहा जाता है।
उसको जैसे लाइसोसोम जो काम करता है उसको- जो लाइसोसोम काम करता है किसी जम्स को मारने का कार्य करता है, ऐसे स्प्लीन करता है ब्लड को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमारी लीवर के पास में होता है। तो जब ब्लड खराब हो जाता है तो वो ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर कर लेना। अच्छा, अब इस 5 पॉइंट आपकी होगी इतनी ना, अगला ध्यान देना 6 पॉइंट। क्या होता है, इसी स्प्लीन को ना मैंने कहा कि ये रक्त का कब्रिस्तान है। ठीक है, इसी स्प्लीन को हम लोग मालूम है ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसी स्प्लीन को हम लोग पता क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं, क्योंकि मालूम है जब ब्लड डेड करता है, जब ब्लड मरती है ना, तो कहाँ जाके स्टोर होता है, स्प्लीन में। इसलिए मरे हुए जो ब्लड होते हैं स्प्लीन में स्टोर होने के कारण ही ना इस स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ऐसे बोला था वो ना कि खराब ब्लड खराब वेस्ट ब्लड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो स्प्लीन होती है इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे की बात जरा ध्यान देना, पॉइंट नंबर 7 की तरफ है ना। 7 क्या कहता है, मैंने आपसे कहा ना यार, ये जो ब्लड होता है ना, सबसे पहले ब्लड के बारे में नॉलेज की मैं बात कर लूँ तो ब्लड को हम लोग कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं, 2। ब्लड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं यार, ब्लड को 2 भागों में। कौन कौन सा 2 भाग, एक हमारा होता है प्लाज्मा, अगला हमारे पास क्या होता है बेटा, ब्लड सेल होती है। एक होती है हमारी प्लाज्मा और एक हमारे पास क्या होती है, तो ब्लड सेल होती है। ठीक है, आगे चलना, ये जो ब्लड सेल होता है ना, ब्लड सेल, इस ब्लड सेल को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में। कौन कौन सा, एक हमारे पास होती है आरबीसी, एक हमारे पास क्या होती है डब्ल्यूबीसी, एक हमारे पास क्या होती है प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नहीं, प्लाज्मा अलग है, उसको भी डिवाइड उसको नहीं, ये डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ब्लड को आपको ये पूछेगा ब्लड को कितने भागों में बांटते हैं, तो आज के पास कोई बच्चा ये नहीं कहेगा 3 भागों में, 2। कौन कौन सा, फर्स्ट इज प्लाज्मा और सेकेंड इज ब्लड सेल। अब ब्लड सेल को कितने भागों में बांटते हैं, 3, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इनके बारे में ठीक, अभी मैं इसको यदि और हम लोग पढ़ेंगे खूब डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, वक्त आने पे। देखो, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट पढ़ा जाएगा। सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अभी देखो छोड़ तो दिया ऊपर मैंने, ऊपर 4 टॉपिक छोड़े हैं ना, 5 टॉपिक। कौन सा, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, है ना। चलो घबराना मत बाबू, ये थोड़ा सा जीएस पॉइंट को लेके क्वेश्चन था। अब एक बात बताऊं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इसी ब्लड से लिंक करके है। ठीक है, आरबीसी को लेके क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। जो जवाब दे दिया उसको एक प्रसाद मिलेगा। ठीक है, चलो। अरे सुनो, पता है तुम लोग झूठ में यार, प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, नहीं समझे। देखो प्रसाद का फुल फॉर्म देखो कितना बढ़िया है ना, प्रभु का साक्षात दर्शन, है ना। इस बात का ध्यान देना। चलो, पूछना नहीं है, पहले समझ लो। देखो, यदि मैं ना यार आरबीसी की बात कर रहा था, ठीक है, यदि मैं आरबीसी की बात कर रहा था, अब जरा मुझे बताने का प्रयास करना। ठीक है, आपका क्या नाम है, विधि, वेदिका। चलो, प्रिया और वेदिका की मैं कहानी लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, चलो। स्पेलिंग वेदिका का देखो, वेदिका, VEDIK, है ना। चलो देखो, प्रिया और वेदिका, वैसे में वेदिका देखने में वीक दिख रही है, कमजोर टाइप, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसके पास ठीक है ना। चलो इधर ध्यान देना। वेदिका ने प्रिया से कहा कि सुनो, मेरी बॉडी में ब्लड की कमी है और थोड़ा से काम करो प्रिया ना, तुम्हारे ब्लड अधिक है, तुम ब्लड दे दो, है ना, तुम ब्लड दे दो। तो क्या हुआ पता है,
प्रिया ने कहा अरे यार तुम मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड हो, मैं दे देता हूँ, क्या करना है, हाँ बाद में हम ले लेंगे। अरे मान लो है, इधर सुनो, मान लो है, ठीक है ना। अब सुनो, तो प्रिया ने वेदिका को ब्लड दे दिया। अब जब प्रिया ने ब्लड दिया वेदिका को, तो अब ये क्वेश्चन है ना कि आपने क्या दिया, आरबीसी दिया, आरबीसी मतलब ब्लड ही दिया ना, रेड ब्लड सेल ही तो दोगे ना उनको। अब बताओ ये रेड ब्लड सेल, दिस इज द सेल, सेल 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 है ये, कंफर्म है तुमने सेल दिया होगा उसको, यू राइट, सेल दिया है ना। अब बताओ यदि सेल दिया है तो इतना तो श्योर होना है यार कि सेल यदि दिया है तो कहीं ना कहीं आपने जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर किया होगा, ठीक, कंफर्म हो। अच्छा बताइए यदि आप इनको ब्लड डोनेट कर दिया तो आपके अंदर का ट्रेड इनके अंदर क्यों नहीं गया। ट्रेड मतलब लक्षण, आपके अंदर यदि ब्लड आपने इनको ट्रांसफर किया, ब्लड दिया, डोनेट किया ब्लड, तो आपके अंदर का ट्रेड इनके अंदर क्यों नहीं गई। तो आप इंटेलिजेंट हो तो ठीक है, तो आपकी इंटेलिजेंट वाली नॉलेज इनके पास क्यों नहीं गई। यदि मैं हूँ, यदि मैं ब्लड इनको डोनेट करता हूँ, ठीक है, ब्लड डोनेट करता हूँ, तो मेरी बायो की नॉलेज इनके पास चली जानी चाहिए ना, क्यों नहीं जाती है, ये आंसर बताना आपको है। ब्लड घूमता है कि हम कैसे हैं, मतलब क्यों नहीं, हर एक सेल में पाई जाती है, डीएनए आरएनए डीएनए पाई जाती है, वो तो डीएनए का ट्रांसफर होता है। क्यों नहीं, डीएनए और तो जेनेटिक मटेरियल, तो इसका डीएनए में जाएगा। आखिरकार बताओ भाई, डीएनए पाया कहाँ जाता है, रुक जाओ, डीएनए कहाँ पाया जाता है, सेल में, श्योर हो, पक्का, रुक जाओ, जो डीएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल है, यस और नो, कंफर्म हो। डीएनए पाया कहाँ जाता है बेटा, सेल, कंफर्म हो। अब सेल में पाया जाता है तो कंफर्म है डीएनए सेल के अंदर होगा, कंफर्म है, एवरी सेल हैव अ डीएनए, ठीक है। अच्छा जी, क्या आरबीसी सेल है, यदि है तो तुमने आरबीसी डोनेट किया, यदि डोनेट किया तो डीएनए भी जाना चाहिए तो लक्षण क्यों नहीं गया फिर, ये बताइए। हाँ जाना चाहिए, हाँ तो फिर क्यों नहीं किया, ये तो बताना है। अरे मान लो दे दिया, मान लो, मानने में क्या जाता है, जब तुम मैथ का क्वेश्चन है वही मान के लगा देते हो, आंसर ला देते हो, तो मेरा मान के लगाओ ना। जाओ, क्या चीज, फिल्टर हो जाता है बीच में क्या, अच्छा बीच में फिल्ट्रेशन मशीन लगी होती है ना, और डीएनए को चाट के अलग कर देता है। ये कुछ होता होगा, क्या होगा? और सेल नहीं बाबू, एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं, इसका आंसर क्या है, विश्वास मानो ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये नीट का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लिया हूँ बात करते करते, ठीक है। ये कब का क्वेश्चन है नीट का, ये 2016-15 का पेपर उठाइएगा, और ठीक है, ये क्वेश्चन इसने पूछा था। मैं पता इसका आंसर क्या होगा, इसका सिंपल आंसर है यार, आरबीसी ना, जो ये आरबीसी है ना बेटा, आरबीसी, ये आरबीसी सेल होते हुए भी इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, पढ़ी नहीं पढ़ी बताओ, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अब बताओ जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या इसके अंदर से डीएनए होगा, तो इसका सिर्फ एक लाइन का आंसर है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और कंफर्म है कि डीएनए आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। घूम गया अपना क्वेश्चन, घूम गया, जब डीएनए होता है तो क्यों ट्रांसफर करेगा। अरे डीएनए सेल के अंदर होता नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर है। मैंने न्यूक्लियस, इसलिए तो मैंने न्यूक्लियस का नाम नहीं लिया बोलते समय कभी भी, बस आपसे जान, ये डीएनए ऐसे क्यों खाली कर रहा है, मैं बस आपसे जानना चाह रहा था। चलो छोड़ो हटाओ, उसके साथ तो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, क्या चीज, यही है, कैसे कैसे, जब न्यूक्लियस है नहीं तो कैसे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है नहीं,
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब तुम मिनी ऑर्गेनिज्म हो, इसका मतलब तुम मिनी ऑर्गेनिज्म हो, है ना। तुम्हारे हिसाब से तुम कैसे जीवोगे फिर? जाओ एक्वेटिक एनिमल हो, जाओ समुद्र में रहो, तालाब में रहो, झील में रहो, क्यों आ गए? ये भी सही क्वेश्चन है। नहीं वो ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ब्लड की टॉपिक आएगी हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन इतना सारा नॉलेज आपको मिला ना यहाँ से। कुछ और बताएंगे नहीं क्या ब्लड के बारे में? नहीं बाबू, अरे सर फिर से कौन सा था? भाई थर्ड ऊपर से ये वाला ना? अरे हाँ ऊपर से थर्ड, वो जो बड़ा वाला था आगे इसमें देखिए पीडीएफ नीचे नीचे सबसे नीचे दिखा सर ऊपर से थर्ड, ऊपर से थर्ड इस वाले हाँ, इस पे एकदम लास्ट से बचे, एकदम लास्ट वाला। ये वाला यस सर बस मेरी आंख से दिखता नहीं है, ध्यान रहे, वो पास चलो। से जैसे लगता दिखाएंगे इसलिए ना थोड़ा सा। चलो वो देखो इधर, तो हम लोग ना बाबू सुनो, यहाँ पे जितनी पॉइंट्स होंगे बाबू ध्यान देना। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे अधिक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी से आपका टिश्यू कौन सा बाबू? तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वाइडली बाबू क्या है? देखो यहाँ से ये पॉइंट लिख लेना सब लोग। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू बाबू, ठीक है ना, इज द मोस्ट एबंडेंट पहला एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में देखो फैला हुआ, हर जगह फैला हुआ, संपूर्ण तरीके से हर जगह, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, ठीक है, फैला हुआ आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। आगे जरा ध्यान देना, एज द नेम सजेस्ट दिस टिश्यू सर्व टू कनेक्ट और बाइंड द सेल्स और द अदर टिश्यूज। सही बात है यार, कनेक्टिव टिश्यू हमें बताता है ना किसका क्या चीज़, कनेक्ट करना मतलब होता है, और बाइंड मीन्स क्या होता है? बांधना। किसको भैया? सेल ऑफ अदर टिश्यूज इन द बॉडी, यानी बॉडी के किसी और टिश्यू को किसी और सेल से कनेक्ट करने का कार्य जो करता है आपका कौन सा करता है बेटा? तो कनेक्टिव टिश्यू ही करती है। एंड गिव देम रिजिडिटी, एंड गिव देम रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। रुक जाओ, रिजिडिटी मतलब क्या होता है? कठोरता, ठीक है, हाँ ठीक है ना, कठोरता देने का कार्य करता है। एंड द सपोर्ट, और उनको वो क्या करता है? सपोर्ट देने का भी कार्य कर देता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेल और द न्यूमरस थिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइबर्स, दीज सेल्स आर लिविंग। ये वाला लाइन बढ़िया है ना, दीज सेल्स आर लिविंग, है ना, एंड आर एम्बेडेड इन द नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, एंड ठीक है, एंड आर एम्बेडेड इन अ नॉन लिविंग। और कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं, कुछ एम्बेडेड भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं। इनके पास क्या होता है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी जो दो सेल्स होते हैं, इन दो सेल्स के बीच में क्या होता है? कुछ मैट्रिक्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका क्या होता है भाई बेटा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, सच मेटेरियल्स आर फाउंड। यहाँ पे कुछ मेटेरियल्स आपके यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद कर लेना सब लोग, तो इतना हो जाएगा सबका ना। ये नहीं समझ आया। कौन सा? देखो, दीज सेल्स आर लिविंग, ये सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है। एंड आर एम्बेडेड इन अ नॉन लिविंग। देखो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में जो क्या होते हैं? एम्बेडेड इन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के जैसे प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और दो सेल के बीच में क्या होता है बेटा? तो कुछ मैट्रिक्स पाए जाते हैं। दो सेल के बीच में क्या हो जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है। और मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन्स हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, विटामिन्स कह रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकता है, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी आपका हो सकता है। ये ध्यान देना सब लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो कुछ सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, कौन कौन से सेल्स होते हैं? ये सेल्स के नाम देख लो सब लोग, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल, ठीक है, मार्च सेल, एंड ठीक है, एंड मार्फोफेगस, ठीक है। देखो
फिब्रोब्लास्ट क्या होता है? प्रोड्यूस फिबर्स एंड मैट्रिक्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं ना यार फाइब्रोब्लास्ट, जो क्या करते हैं? फाइबर एंड मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारे बॉडी में फाइबर एंड मैट्रिक्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट होता है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है? ये नहीं आएगा, एडिपोज सेल आएगा। कंपटीशन विंडो तो आएगा नहीं, कंपटीशन विंडो होता है, कंपटीशन के लिए तो पास तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना यार, ये नहीं आएगा। मैं फाइब्रोब्लास्ट नहीं आता है, एडिपोज सेल की मैं बात कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान देना यार। एडिपोज सेल में क्या आता है बेटा, ध्यान देना, ठीक है? स्टोर फैट इन दियर, ठीक है ना? अरे यार, ठीक है, आपका क्या जाएगा? स्टोर फैट्स, ठीक है, दियर वेक्टर्स। इनके पास कुछ वेक्टर्स होती हैं, कुछ रिक्तिकाएं होती हैं, कुछ स्पेस होता है। उन स्पेस में क्या होती हैं, ठीक है, फैट को स्टोर करती हैं। कौन? आपका एडिपोज सेल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा किसी एग्जाम के लिए, एडिपोज सेल, ठीक है? अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान देना, मास्ट सेल है ना, मास्ट, ठीक है? सीक्रेट सब्सटेंस सच एज हिपेरिन। अब बता दो सब लोग मुझे, हिपेरिन होता क्या है? बस ये मुझे जानना है, हिपेरिन क्या होता है, ठीक है? एंटीको कोगुलेंट। बता दो, यहाँ कितना अच्छा टर्म भी बताया है, यहाँ देखो टर्म भी बता दिया, एंटीको कोगुलेंट। हाँ, हिपेरिन एक प्रकार का, देखो दो प्रोटीन है, एक है हिपेरिन, एक है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन कहीं लिखा है क्या इसमें? देखो, देखेंगे अभी। फाइब्रिनोजेन और एक हिपेरिन, दोनों प्रोटीन्स हैं जो क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट, रक्त का थक्का, जो ब्लड का, ठीक है, कोगुलेंट होता है, उनको जमाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना? एक आपने नाम सुना कभी क्या इसका नाम? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रोग है, नाम सुना कभी? कब ना सुना ना, हीलिया लिखा है तो रोग है। है ना? अच्छा, हीमोफीलिया नाम नहीं सुना ना? चलो मैं सुनाता हूँ, आधा मिनट लिए सुन लो, सुनो ध्यान से, नहीं पढ़नी है, इधर ध्यान देना। यदि मान लो यहाँ ना कट हो गया, कट हो जाएगा तो ब्लड निकलेगा। अब ब्लड निकलेगा तो ब्लड क्या होता है? मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट तक ब्लड फ्लो होता निकलता है। उसके बाद से क्या होता है? ये ब्लड हवा के संपर्क में आकर के क्या करता है? कोगुलेंट बन जाता है, थक्का जमा लेता है, जिससे हमारे इस स्किन को एक पपड़ी जम जाती है और ब्लड, हाँ ठीक, क्या होता है? ब्लड आपका निकलना बंद हो जाता है, ठीक है? तो ब्लड का थक्का जमाने के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? हिपेरिन हुआ या फिर फाइब्रिनोजेन हो गया, ठीक है? अब जरा मुझे बताइएगा, ठीक है, ऐसा हो कि आपके अंदर ना ब्लड का थक्का ही ना बने। नहीं, अब वो प्रोटीन जिम्मेदार होती है इसके, ठीक है ना? मान लो आपके अंदर ना ब्लड क्या हो पता है? रक्त का थक्का ना जमे, ब्लड का मतलब कोगुलेंट हो, मतलब ना हो, तो क्या होगा? 24 घंटे के अंदर अंदर ना पूरी ब्लड आपकी बॉडी से निकल जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। और हीमोफीलिया को ब्रीडर रोग कहते हैं। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं? ब्रीडर रोग कहते हैं। मतलब आपका इसमें किसी बॉडी के किसी एक जगह पे कट होने के बाद ब्लड का थक्का नहीं बनता है, जिससे ब्लड आपकी बॉडी से पूरी बाहर निकल आती है, उसको हीमोफीलिया रोग कहते हैं। अरे बांध करके कब तक रोकेगा उनको? तो कोई दवा भी नहीं क्या करती, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ध्यान रहे। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, क्या हुआ? हाँ, कलर ब्लाइंडनेस, जैसे वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसमें बाबू कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है ना यार, जैसे कोई सर सिलेक्टिव कलर हम लोग को हाँ नहीं दिखता है, हम प्राइमरी कलर को नहीं मतलब पहचान कर पाते। RGB रेड ग्रीन ब्लू के कुछ स्पॉट बने हैं, अब मैं यहाँ से देखूँ ना तो वो कलर नहीं दिखेगा। अभी देखो हमको खुद नहीं दिख रहा है कि जो इसकी इमेज है ना जो वहाँ बन रही है, हमको ये वहाँ पे लेटर साफ नहीं दिख रहा है, वो लेटर क्या दिख रहा है, विश्वास मानो नहीं दिख रहा हमको। आपको भी नहीं दिखेगा, आके देख लो क्या नहीं दिख रहा, वो लेटर वहाँ पे सामने। तो उल्टा हो गया होगा। वायरस बॉडी ठीक है, हो गया ठीक है ना?
सुनो ध्यान से सब लोग। सीक्रेट सब्सटेंसेस सच एज हेपेरिन, जो मास्ट सेल होता है ना बाबू ध्यान देना, जो मास्ट सेल होता है ना ये क्या करता है, हेपेरिन सीक्रेट करता है, हिस्टामिन सीक्रेट करता है एंड ठीक है ना सेरोटोनिन सीक्रेट करता है। दे प्रमोट इन्फ्लेमेशन इन द अफेक्टेड एरिया, ये सारी चीज़ें निकालती हैं। आएगा समय मैं बताऊंगा कि इनका क्या कार्य होता है, इनका क्या कार्य होता है और इनका क्या कार्य होता है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है ध्यान देना। मार्फो ठीक है, मार्फोफेगेस का क्या काम होता है, इंजेक्ट सेल डिब्रीन पैथोजेंस एंड फॉरेन मटेरियल, ठीक है ये पैथोजेंस के लिए इंजेक्ट सेल डेब्रिन, जो सेल्स डेब्रिन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा डेड कर चुके हैं उनके लिए, पैथोजेंस के लिए एंड फॉरेन मटेरियल के लिए, ठीक है मार्फोफेगस जिम्मेदार होता है। तो फिलहाल इसमें से ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए आप उस पर फोकस करो। चलो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो इसके क्या काम होते हैं यार, ठीक है काम के बारे में एक दो पॉइंट देख लो सब लोग, क्या काम होता है बेटा। पहला, कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर विद वन अनदर, मसल्स विथ स्किन। देखो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना ये मसल्स को स्किन से क्या करता है, कनेक्ट करता है, मसल्स विथ ठीक है बोन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये दो काम लिखने का प्रयास करना सब लोग कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है इसके दो कार्य याद करना। पहला मसल्स विथ स्किन और मसल्स विथ बोन्स। दिस फ्रॉम अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये देखो कितना बढ़िया है, दिस ठीक है, दिस फ्रॉम अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स इन द बॉडी। बेटा मैं बताऊंगा अभी कार्टिलेज क्या होता है, घबराना मत, कार्टिलेज टेंडन लिगामेंट्स अभी हम लोग पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो बताओ ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये कार्टिलेज एंड बोन्स के लिए क्या एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। स्टेप्स, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 हड्डियां पता है, MIC मिस, याद कर लो, टिक याद है, मिस मिस। यदि किसी को मिस बोल रहे हो तो उनको तो मिस को ना अब 3 हड्डी का नाम बोल के बुला रहे तुम। मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस। आप लोग का टाइम हो चुका है।